गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, जो भी बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है वो अपना नाम लिखिएगा चैट सेक्शन में। अगर कोई बच्चा बताना चाहता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद क्या होता है, मनोज कौशिक बताइए क्या होता है। जिसके अधिकतम घात 3 हो सर। वेरी गुड, तो इसको ऐसे कहेंगे ना। अमन आप बताइए तो। वेरी गुड, आपका एकदम सही है अमन। जिसकी अधिकतम घात 3 हो, जैसे ये क्या कहते हैं, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद नहीं। कैसे मतलब ऐसे घात को अच्छा हाँ समझ गया। 3 है, 3 के ऊपर पावर लगा है और गुना में या प्लस में 2 है तो उसका अधिकतम घात हो गया 3। नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ, माइक म्यूट कीजिए। अमन अमन बता दिए। सी नाम से जो बच्चे हैं आप बताइए। अभी मैं बताता हूँ, बताइए सी नाम से जो बच्चे हैं। सर वह मतलब सर वह पद जिसमें ज्यादा से ज्यादा घात 3 हो। ठीक है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी ठीक है। और कोई बच्चा? चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग को आता है, बस आप लोग कह नहीं पा रहे हैं। आप सभी बच्चों ने एकदम सही गुड बताया, इवनिंग सर। लेकिन बस कहने का तरीका जो है आप लोगों को थोड़ा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है, क्या होता है, पहली बात की ये बहुपद होता है, ठीक है। दूसरी बात कि चर की अधिकतम घात, किसकी घात, चर की अधिकतम घात जो है, चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए तो बहुपद जो है, त्रिघात बहुपद क्या होता है कि बहुपद एक प्रकार होगा, तो बहुपद की वह बहुपद, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा वह बहुपद, ठीक है, एक सेकेंड, वह बहुपद जिसकी जिसके चर की अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात जो है कितना होता है, 3 होता है, उसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं 5 का पावर 3 प्लस एक्स, तो क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये त्रिघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर का घात 3 नहीं है, बल्कि अचर का घात 3 है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि चर की अधिकतम घात 3 होता है, यानी मैं इसे लिख दूं 5x³ + 2, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, यानी चर का, वेरिएबल की घात 3 होता है। अभी समझ में आया आपको? सभी बच्चों को समझ में आया कि त्रिघात बहुपद क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वह बहुपद। नो सर, समझ नहीं आया। देखिए अगर ऐसे माइक ऑन कीजिएगा तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, उसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x³ + 2 हो गया, या 9x³ + 5 हो गया, x³ + 2 हो गया, ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हमने पिछली क्लास में जो है इसे पढ़ लिया था। सभी बच्चे क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है तो, सभी बच्चे। चलिए अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं और आपको उसका आंसर करना है, एकदम ध्यान से। एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है x³ + 2x + 3, 9x³ + 5x, 2x² × x। एक क्वेश्चन है 2x का पावर 2 × x। एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद जो है नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है।
त्रिघात बहुपद नहीं है बताना है। यही तो दिक्कत है, आप लोग चीजों को समझते नहीं है और आंसर पहले करते हैं। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं त्रिघात बहुपद नहीं है। यही पोल में भी आप लोग करते हैं, जल्दी जल्दी गलत, जल्दी जल्दी गलत। आराम से कीजिए बाबू, जल्दबाजी क्यों है? आधे बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है और एक ही बार टाइप करना है। आरके फर्दीपुरिया नाम से जो बच्चा है बार बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए ध्यान से देखिए और समझिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था, त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 3 होती है, यानी चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ठीक है, 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसमें पूछा है कि जो त्रिघात बहुपद नहीं है, यानी जिसका अधिकतम घात 3 नहीं है, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे तो x का घात 3 है, तो इसकी अधिकतम घात 3 है, ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी x का पावर 3 है, तो इसका भी, ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि अधिकतम घात 3 है। यहाँ पे देखिए 2x का पावर 2 है, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये जो है त्रिघात बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ना कि त्रिघात बहुपद, इसलिए ये हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन सी में देखिएगा, तो यहाँ पे 2x² है और x से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2x का पावर 3 बन जाएगा। x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² में x गुना होगा तो x का पावर 3 और 2 है तो 2, तो 2x³ बन जाएगा। तो ये भी त्रिघात है, ये भी त्रिघात है और ये भी त्रिघात है। और पूछा है कौन त्रिघात नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में जो है क्या है? 2x की पावर 2 है, यानी कि ये जो है द्विघात है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। वेरी गुड, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए हैं। इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को पहले समझिए, कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करना है, पोल एंड होने के बाद में समझाऊंगा। तो सभी बच्चे पहले कोशिश कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है? त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है, आपको बताना। देखिए ध्यान से, नहीं है, नहीं है शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जो पोल नहीं आ रहा है, माइक म्यूट रखिए, अभी मैंने पोल नहीं दिया है। तो कौन इसमें से जो है त्रिघात बहुपद नहीं है, ये बताना है आराम से, जो त्रिघात बहुपद नहीं है। आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे। जो त्रिघात बहुपद नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से आंसर कीजिए। कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। त्रिघात बहुपद जो नहीं है उसे उत्तर करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इन 4 में से सिर्फ एक ऐसा है जो त्रिघात बहुपद नहीं है। इसमें से 3 ऐसे हैं जो त्रिघात बहुपद है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ध्यान से उसी ऑप्शन को टिक आउट करना है, सभी बच्चे करेंगे। और 20 सेकेंड का समय, एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। पिछले क्लास में हमने इसे डिटेल में पढ़ा था और अभी मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, सभी बच्चे एकदम ध्यान से करें, एकदम ध्यान से आराम से करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड,
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। बहुत ही आसान प्रश्न था। इसमें पूछा गया है कि कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे y का पावर 3 है और जिसकी अधिकतम घात 3 होती है वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद जो नहीं है वही तो उत्तर होगा, तो ये तो त्रिघात हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे x का पावर 3 है, यानी कि ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे p का पावर 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन डी का, तो यहाँ पे देखिए z का पावर 2 है और इसके पावर में 3 है, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ कि z का पावर 2 है और उसका भी पावर 3 है, तो इसको पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 2 गुने 3 करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा z का पावर 6, जो कि त्रिघात बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर अंत तक कितना हो गया, z का पावर 6 हो गया, इसीलिए जो है ये त्रिघात बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने आपको इसके पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है, इसीलिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया था, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये त्रिघात बहुपद नहीं है। अब आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समीकरण, इक्वेशन। अब देखिए आपके मन में 2 सवाल आएगा, उस सवाल को मैं बताने से पहले आपको 2 बातें बता देता हूं। एक आपने पढ़ा बीजीय व्यंजक और एक आप अभी पढ़ने जा रहे हैं समीकरण, तो दोनों में आखिर अंतर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक आप पढ़ रहे हैं समीकरण, इक्वेशन, और एक आपने पढ़ा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए यहां पे मैं एक समीकरण लिखता हूं, जैसे 2x + 4 = 0 लिख दिया, तो ये जो है समीकरण है, जबकि मैं यहाँ पे 2x + 4 लिख दिया, तो ये जो है बीजीय व्यंजक है। अब आप कहेंगे कि सर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर आपको बराबर का माइक ऑन नहीं करना है बाबू प्लीज, जब मैं पूछूंगा तभी आप लोग माइक ऑन कीजिएगा, तब तक ना कहूं जब तक माइक ऑन नहीं करना है। तो बीजीय व्यंजक में कभी भी हम इक्वल टू का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि समीकरण में हम हमेशा ही इक्वल टू साइन का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है, वो समीकरण हो सकता है अगर हम उसमें इक्वल टू का प्रयोग करके 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या डाल दें, वो समीकरण हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि जो 2x + 4 = 0 है और जो 2x + 4 है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि बीजीय व्यंजक में इक्वल टू का साइन जो है नहीं होता है और समीकरण में जो है क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। ये बेसिक अंतर आपको याद रहेगा दोनों में, ठीक है, याद रहेगा। ये सिर्फ बेसिक है, आपको इसे रटना नहीं है, बस समझना है कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। तो समीकरण में इक्वल टू का साइन का उपयोग किया जाता है, बीजीय व्यंजक में नहीं किया जाता है। ये बस एक छोटा सा अंतर है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में समीकरण का मतलब क्या है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। देखिए एक समीकरण जो होता है 2 व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। अब ये बात आपको नहीं समझ में आया होगा कि एक समीकरण 2 व्यंजकों की समानता को कैसे दर्शाता है। जैसे समझिएगा, मैं यहां लिख दूं 10 + 10, तो आप कहेंगे = 20। आपको समझ में आया? ये दोनों बराबर है, 10 + 10 = 20। अगर मैं यहां पे यही बात लिख दूं 10 + x = 20, तो आप ऑटोमेटिकली कह देंगे कि इस x का मान कितना होगा, इस x का मान जो है 10 होगा, तभी तो x का मान जो है कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये हो गया समीकरण,
बात समझ आए? यानी ये दोनों समानता को दर्शाता है। दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, आप ही बताइए। बराबर हो गया ना, इसीलिए समीकरण में जो है इक्वल साइन का जो है प्रयोग किया, क्योंकि एक समीकरण जो है दो व्यंजकों की समानता को, एक बराबर को क्या करता है, दर्शाता है। तो आप अंतर समझ रहे हैं? जैसे 10 + 10 = 20 होता है, और यही मैं लिख दूं 10 + x = 20, तो ये एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है, ठीक है। यानी समीकरण क्या दर्शाता है? दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। यानी कि ये जो 10 + x है ये एक बीजीय व्यंजक है, और ये जो 20 है एक अचर व्यंजक है। बात समझ में आए? तो दोनों की समानता को कौन दर्शा रहा है? एक समीकरण दर्शा रहा है। अभी स्पष्ट हुआ सभी बच्चों को? देखिए, अनावश्यक अगर आप चैट सेक्शन में कुछ भी लिखते हैं बाबू, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, इससे आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। आप लोग बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्जाम्स होने वाली है सेट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। चलिए, तो ये गुड मॉर्निंग सर। देखिए, अब बीच क्लास में आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं बाबू, क्लास स्टार्ट होता है तब बोलना चाहिए, वो भी माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए इन सब छोटी छोटी चीजों का। तो समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि दो व्यंजकों की समानता को जो है समीकरण दर्शाता है। और ये कैसे है आपको दिख गया कि 10 + 10 = 20 होता है, तो हम इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? व्यंजक है। लेकिन जैसे ही 10 + x = 20 लिख दिए, ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। और ये आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे x का मान एक्चुअल में कितना है? 10 है। तो इसी से डिफिनीशन निकल के आया कि एक समीकरण जो है दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5 + x = 10। अब आप बताइए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 + x = 10 है, ये एक्चुअल में क्या है? करण है। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? 5 + x = 10 क्या है? एक समीकरण है। बहुत ही आसान है। अब जैसे एक और एग्जांपल दीजिएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 2x + 6 = 9, ठीक है, 9। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि यहाँ पे x = क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहां लिखिएगा 2x + 4 = 12। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x का क्या मान रखेंगे कि ये 12 होगा, बात समझिएगा। यहाँ पे x का क्या मान रखूं कि ये 12 होगा, तो आप कहेंगे कि 4 तो है, यानी इसमें कितना जोड़ना है? 8। तो 2 को 8 कैसे बनाएंगे? अगर x के जगह पे 4 रख देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 × 4 + 4 = 12। यानी x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। यानी एक समीकरण एक्चुअल में क्या दर्शा रहा है? हमें दो व्यंजकों की समानता को दर्शा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि समीकरण क्या दिखाता है? दो व्यंजकों की समानता को दिखा रहे हैं। यानी एक 12 इधर भी है और एक 12 जो है इधर भी है। तो दो व्यंजकों की समानता को जो है समीकरण दर्शाता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया कि x + 2 = 0 है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, सॉरी ये एक क्या है? एक व्यंजक है। और ये कौन सा बीजीय व्यंजक है? तो आप बता सकते हैं कि ये अचर बीजीय व्यंजक है। अचर व्यंजक आपने पढ़ा था, ठीक है। अचर बहुपद भी कह सकते हैं आप इसे, अचर बहुपद हो गया ये, ठीक है। या फिर अचर बहुपद ना कह के हम इसे जीरो बहुपद कह सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये जीरो बहुपद है, ठीक है। और ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो दोनों तो व्यंजक ही है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक आप पढ़ चुके हैं। तो ये एक बीजीय व्यंजक है और वो एक जीरो बहुपद है, यानी कि शून्य बहुपद है। दोनों ही व्यंजक है। तो दोनों बीजीय व्यंजक की बराबर की यानी समानता को कौन दर्शा रहा है? एक समीकरण, यानी x + 2 = 0। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि -2 अगर रख देंगे x के जगह पे, तो -2 + 2 = कितना हो जाएगा? 0। यानी कि यह x + 2 = 0 क्या दिखा रहा है? एक समीकरण को दिखा रहा है। आसान है? बताइएगा। किसी बच्चे को डाउट होगा कहीं पे भी तो बताइएगा जरूर। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। तो एक समीकरण में जो है दो पक्ष होता है। देखिए, एक समीकरण में दो पक्ष होता है।
इधर वाले को कहते हैं बायां पक्ष, यानी लेफ्ट साइड में जो होता है, लेफ्ट एंड साइड में उसे बायां पक्ष कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे दायां पक्ष कहते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों पक्ष के बीच में सदैव जो है इक्वल का साइन लगा रहता है। जैसे x+2 यहाँ पे क्या है, बायां पक्ष है। ठीक है, और ये 0 क्या है, दायां पक्ष है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, इक्वल का साइन, और यही जो है क्या है, एक समीकरण है। क्लियर है, एकदम याद रखिएगा, एक समीकरण में हमेशा दो पक्ष होता है, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है। दोनों पक्ष जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा, ये नियम है। ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा। अब देखिए, तीन चीजें आपको और जानना है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे √x लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे x+2 लिखा गया है, और ये x+2 = 0 लिखा है, तीनों में अंतर है। कैसे अंतर है, देखिए, √x जो है एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। अब आप बताएंगे ये बहुपद क्यों नहीं है, ये बहुपद नहीं है जबकि बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ABCD जो भी होता है, जैसे एक बताया था अचर और एक बताया था चर। ठीक है, मैंने चर में क्या बताया था कि A से लेके Z तक के डिजिट से हम क्या दिखाते हैं, चर को। अचर क्या होता है, गणित विषय में कोई भी संख्या जो है अचर होती है, जैसे 1, -1, 11/3, 5/7 या 9 या 7, ये सब क्या है, अचर है। तो इन दोनों के मिलने से, यानी चर और अचर, जब जोड़ या घटाव, गुणा या घटाव कुछ भी हो जाए, ठीक है, या भाग, इनके बीच में, चर और अचर के बीच में किसी भी माध्यम से जुड़ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी x में 1 से गुणा हुआ, इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो हो जाएगा, बीजीय व्यंजक तो हो जाएगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि √x = क्या होता है, x का पावर 1/2। और आपने पढ़ रखा है कि कभी भी बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और 1/2 जो है क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए जो है ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो √x जो है बीजीय व्यंजक हो गया, x+2 जो है बहुपद हो गया, और x+2 = 0 जो है एक समीकरण हो गया। तीनों में अंतर आप लोग समझ पा रहे हैं, तीनों में अंतर आप लोग समझ पा रहे हैं, बताइएगा, तीनों में अंतर आप लोगों को क्लियर है। √x बीजीय व्यंजक है, x+2 बहुपद है, x+2 = 0 समीकरण है। जैसे और एग्जांपल देखिएगा, अब जैसे मैं यहां लिख दूं 2x, तो आप कहेंगे कि ये बीजीय व्यंजक है, एकदम बीजीय व्यंजक है। और मैं यहां कहूं 2x, क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे यस सर ये बहुपद भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, लेकिन बहुपद जितने भी होंगे जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे जरूरी नहीं है कि वो बहुपद हो। जैसे कि √x जो है बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन जो भी बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक हो सकता है। जैसे 2x है तो ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, बात समझ में। लेकिन जैसे ही मैं √y लिख दूंगा तो ये तो बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन क्या ये बहुपद है, नहीं, ये बहुपद नहीं है। तो ये दोनों में अंतर याद रहेगा कि जो बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक तो हो सकता है, लेकिन जो बीजीय व्यंजक है वो जरूरी नहीं है कि बहुपद होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2x जो है बीजीय व्यंजक भी है, बहुपद भी है, बात समझे। लेकिन यहीं पे √y जो है बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों में अंतर जो है याद रखिएगा। और जब ये दोनों अगर अंतर आपको समझ में आ गया तो आपको तो पता ही है, जैसे इक्वल का साइन लग गया, इक्वल का साइन लगा तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। जैसे x+2 = 0 समीकरण है, x+5 = 2 भी समीकरण है। यानी इक्वल का साइन लगा, एक बहुपद में जैसे ही इक्वल का साइन लगा वो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, याद रहेगा, आसान है। एक बार y टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, एक बार सभी बच्चे y टाइप कीजिए जल्दी से। इक्वल का साइन दिखा मतलब कहिए कि वो समीकरण है, इक्वल का साइन दिखा तो कहिए समीकरण है। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको बताना है, सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मैं लिख दूं x+10 और पूछूं समीकरण है, ऑप्शन ए में यस, ऑप्शन बी में नो। आपका आंसर क्या होगा बताइएगा।
बताइएगा। नहीं है, ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है समीकरण? क्योंकि इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है? ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। लेकिन जैसे ही मैं प्रश्न बदलता हूं, x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर दो और मैं पूछूं अब इसे कि क्या ये समीकरण है, अभी फिर से ऑप्शन वही है, ऑप्शन ए बी, यस और नो। तो अब आपका जवाब क्या होगा बताइए? अब आपका जवाब क्या होगा? सिंपल, इक्वल का साइन लग गया तो समीकरण, इक्वल का साइन नहीं लगा है तो समीकरण नहीं है, इक्वल का साइन लग गया तो समीकरण है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, एकदम आसान है। क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये समीकरण है। जैसे इक्वल का साइन दिखा वो समीकरण होगा ही होगा। इक्वल का साइन नहीं है यानी कि वो समीकरण नहीं होगा। इक्वल का साइन देखते ही क्या मारेंगे कि हाँ ये समीकरण है। चलिए अब इस प्रश्न में देखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 4 लिखा है। अब आपको बताना है कि ये क्या है, समीकरण है कि नहीं है। पोल सेक्शन में कहां बताना है? पोल सेक्शन में। एकदम आसान है, अभी अभी बताया था कि इक्वल का साइन देखेंगे तो क्या आंसर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर। एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं है। वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत अच्छा। एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी बच्चे उत्तर कीजिए। अच्छा, उत्तर कैसे करना है मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। किसका आंसर आएगा? एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 2 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, अगर x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है तो आंसर में ए को टिक आउट करेंगे, अगर नहीं है तो बी को टिक आउट करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वेरी गुड आंसर। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। देखिए जिस बच्चे का आंसर गलत है वो ध्यान से देखिएगा, बाकी सभी बच्चों का सही है। देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने पहले ही बताया था कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, जहां भी इक्वल टू 0 आएगा वो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था कि जैसे इक्वल का साइन दिखे तो समीकरण, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो फिर वो बहुपद हो जाएगा। जैसे मैं केवल x प्लस 10 लिख दूं तो ये क्या है, बहुपद है। और जैसे ही x प्लस 10 इक्वल टू 2, 3, 4, 0, 5 कुछ भी लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया ऑप्शन ए। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, समीकरण में अगर इक्वल का साइन नहीं है तो फिर वो समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल का साइन नहीं है मतलब वो समीकरण नहीं है। तो समीकरण तभी होगा जब इक्वल का साइन होगा, बिना इक्वल का साइन का वो समीकरण हो ही नहीं सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है, इसमें अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बताना है कि इनमें से कौन समीकरण है। ऑप्शन ए में लिखा है y माइनस 2, ऑप्शन बी में लिखा है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, ऑप्शन सी में लिखा है y माइनस 6 इक्वल टू बराबर 0, ऑप्शन डी में लिखा है y प्लस 6। इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो समीकरण है, बाकी सब बहुपद है। तो आपको देखना है कि इसमें से समीकरण कौन है। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ऐसा है
जो कि समीकरण है, बाकी सब जो है बहुपद है। तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे और बताइए इनमें से कौन जो है समीकरण है। आराम से समीकरण बताना है कि इनमें से कौन जो है समीकरण है। एक ही समीकरण है, एकदम ध्यान से, सिर्फ एक ऐसा है जो कि समीकरण है। और अभी अभी बताया था समीकरण के लिए क्या जरूरी है, याद रखिएगा, इक्वल का साइन। बिना इक्वल का साइन वो समीकरण हो ही नहीं सकता। जब तक इक्वल का साइन नहीं आएगा वो समीकरण नहीं होगा। जैसे ही इक्वल का साइन आएगा वो समीकरण हो जाएगा। किसी भी बहुपद में अगर इक्वल का साइन लग गया तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। मैंने इतना हेल्प कर दिया जी कि किसी भी बहुपद में अगर इक्वल का साइन लग गया तो वो क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे, आसान सवाल है एकदम, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है और 20 सेकंड का समय है। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है जी। लास्ट के 10 सेकंड, लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए कितना आसान सवाल था। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, और क्या बताया था, जब इक्वल का साइन दिखेगा तो हम उसे क्या कहेंगे। जैसे इक्वल का साइन दिखा, यहाँ पे इक्वल का साइन है, नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, नहीं है, केवल ऑप्शन सी में इक्वल का साइन है। और जहां पे इक्वल का साइन दिखा, बराबर का साइन दिखा, वह समीकरण होता है। तो ऑप्शन सी जो है क्या है, समीकरण है। बाकी ए बी डी ये सब क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है कि समीकरण में इक्वल का साइन होता है, बहुपद में इक्वल का साइन नहीं होता है। बताइए एकदम आसान है कि नहीं। आपको सिर्फ ये देखना था कि इक्वल का साइन कहां लगा है, ना ए में है, ना बी में है, ना डी में, सिर्फ सी में ऑप्शन जो है इक्वल का साइन है, मतलब ये समीकरण है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा। आपको फिर से पहचानना है कि कौन समीकरण है। जहां पे इक्वल का साइन दिखा वह समीकरण है, इक्वल का साइन नहीं दिखा तो फिर वो समीकरण नहीं है। एकदम इस चीज को याद रखिएगा हमेशा कि इक्वल का साइन दिखा तो समीकरण है, इक्वल का साइन नहीं दिखा मतलब कि वो समीकरण नहीं है। एकदम आसान तरीका है याद रखने का, एकदम आसान तरीका है। चलिए, इक्वल का साइन दिखा मतलब समीकरण है, इक्वल का साइन नहीं दिखा मतलब समीकरण नहीं है। तो आपको पहचानना है कि कौन समीकरण है। एकदम ध्यान से, कौन समीकरण है, एकदम आराम से कीजिए, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, एक ही बात तो याद रखना है कि इक्वल का साइन है, समीकरण है, इक्वल का साइन नहीं है, समीकरण नहीं है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। देखते ही आप लोग आंसर कर देंगे, एकदम देखते ही, क्योंकि कुछ है ही नहीं सवाल में, एकदम आसान है। बस आपको देखना है कि बराबर का चिन्ह जो है किसमें है। जिसमें है वो आपका उत्तर है, जिसमें नहीं है वो आपका उत्तर नहीं है। सभी बच्चे करेंगे। अच्छी बात यह है कि एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। माइक म्यूट, अभी कुछ नहीं बोलना है। जैसे पोल एंड होगा फिर आप बोलिएगा, अभी पोल एंड होगा तो फिर आप बोलिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए देखिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान से सोचिएगा। देखिए इसमें क्या मैंने बोला था कि जहां इक्वल का साइन होगा वो समीकरण होगा। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो आंसर नहीं है, ये इक्वल का साइन नहीं है तो आंसर नहीं है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो आंसर नहीं है। इक्वल का साइन ऑप्शन सी में, तो ये आपका समीकरण है।
यही तो देखना था, जहां इक्वल का साइन है वो समीकरण है, इक्वल का साइन नहीं है वो समीकरण नहीं है। एकदम आसान है। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए। अभी एक बच्ची माइक ऑन करके बोलेंगे, बोलिए। जिन्होंने माइक ऑन किया था बीच में बताइए क्या बात है। सर जी मेरे में फोन बैक करने वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अभी ऑप्शन नहीं आ रहा था, कैसे करना है फोन में? मैं बता दूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है ना, जब मैं फोन हाँ। देता हूँ ना तो उस पर क्लिक करना रहता है। जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। एक्टिविटी नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके अवंती वाले जो सर आते हैं आपके स्कूल में, आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा और उनको बताइएगा कि जब पोल में सर आंसर कराते हैं तो मेरे में ये ऑप्शन नहीं आता, वो आपको सर जी पहले आता था, पहले एक्टिविटी लिखा रहता था ना, पहले आता था, आज आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि ऐसी समस्या है, वो आपको बताएंगे कि कैसे ठीक करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? एक ही बच्चे का गलत था, बाकी सबका सही था। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो समीकरण 3 प्रकार का होता है। समीकरण 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रैखिक समीकरण, एक को कहते हैं द्विघात समीकरण, एक को कहते हैं त्रिघात समीकरण। अब आप कहेंगे सर तीनों में अंतर क्या है? देखिए, जो आपने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, याद है आपको? लीनियर पोलिनोमियल, या फिर मैं आपको हिंदी में लिखता हूं, आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद याद आ रहा है? एक आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद, याद आ रहा है? द्विघात बहुपद। और एक आपने पढ़ा था त्रिघात बहुपद, याद आ रहा होगा। अब देखिए बहुपद में और समीकरण में अंतर क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि त्रिघात बहुपद में जब इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो त्रिघात समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में जब हम लोग इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार अगर रैखिक बहुपद में जब हम इक्वल का साइन लगा देते हैं तो रैखिक समीकरण बन जाता है। अब जैसे में सिंपल सा बात है, अगर मैं यहां से इक्वल बराबर 0 हटा दूं तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यहां से मैं अगर इक्वल का साइन और 0 हटा दूं तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और यहां से मैं इक्वल और 0 हटा दूं तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। और जैसे ही मैं इसको मिटा देता हूं, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। जैसे यहां से हटा दिया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। जैसे यहां से मैं हटा दिया तो ये क्या हो गया? x क्यूब माइनस 1 बराबर 0, त्रिघात समीकरण हो गया। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? समीकरण और बहुपद में अंतर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से y टाइप करके बताइए कि त्रिघात बहुपद में ही अगर इक्वल का साइन लग गया तो त्रिघात समीकरण, द्विघात बहुपद में ही अगर इक्वल का साइन लगा दिए तो द्विघात समीकरण, और रैखिक बहुपद में ही इक्वल का साइन लगा दिया तो वो रैखिक समीकरण। बाकी कोई अंतर नहीं होता, बाकी कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, एकदम आसान है। किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो बताइएगा, एकदम आसान है। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं, आपको अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हम पढ़ते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। 3 प्रकार के समीकरण होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। हम पहले पढ़ते हैं रैखिक समीकरण के बारे में। लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो। कितना हो? एक चर हो और उसकी घात जो है 1 हो, उसी को कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। यानी यहां पे देखिएगा द्विघात बहुपद में जैसे मैं यहां लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और मैं यहां पे लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे ये रैखिक बहुपद है। लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है? तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों? अगर मैं इसको, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे। अब मैं पूछूं कि ये क्या रैखिक बहुपद है, तो आप कहेंगे कि जी सर ये रैखिक बहुपद है। लेकिन जैसे ही मैं इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे 0 कर देता हूं तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा? आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक चर वाला जो रैखिक बहुपद होता है, समीकरण होता है, उसमें चर भी एक ही होता है, 2 चर नहीं होता है।
यहाँ पे देखिए दो चर था, x और y दो चर है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, बल्कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बात समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा? एक बार जल्दी से बताइएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जिसमें दो चर है। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया? जिसमें एक चर हो और उसका मैक्सिमम घात भी 1 हो, तो वो रैखिक समीकरण होगा, एक चर वाला। चलिए अभी पढ़ते हैं तो अभी क्लियर होगा, देखिएगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन होगा, यानी घात 1 होगा और 1 वेरिएबल होगा, यानी सिर्फ एक चर होगा। एग्जांपल देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा? आप कहेंगे कि नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स की सॉरी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना मैं भूल गया था, एक सेकेंड। मैं आपसे पूछूं क्या ये रैखिक समीकरण है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये रैखिक समीकरण नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। पावर 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि चर की अधिकतम घात 1 है, तभी रैखिक समीकरण होगा। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर मुझे x चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। या फिर मैं y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दूंगा, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका घात कितना है? 1 है। इन सबका घात कितना है? 1 है। बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट होगा तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है? अब बताइएगा एक सवाल और, मैं लिख दूं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? बताइएगा, क्या ये रैखिक समीकरण है? यस और नो? है रैखिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, नहीं है। एक चर वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो चर है, y भी है x भी है, तो ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या है? रैखिक समीकरण यानी जिसका अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 0, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है, x और y दो चर है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। रविंदर नाम से जो बच्चा है, बीच क्लास में आप क्लास को एंड करके जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन अनावश्यक चीजें क्लास में टाइप मत कीजिए। आपको अगर इच्छा है, आप क्लास नहीं करना चाहते हैं, भले मत कीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा मत कीजिए क्लास को डिस्टर्ब। मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए बाबू, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, ठीक है? क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। आसान था? चलिए अगला चीज देखते हैं। अब देखिए, तो x माइनस 1 बराबर 2 रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर भी एक है, इसका पावर भी क्या है? 1 है। y प्लस जेड बराबर 5, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे y इक्वल टू 5, तो अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। तो ये तीनों ही रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन 3, ऑप्शन ए, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। जबकि ये क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, या फिर इसे आप सिर्फ रैखिक समीकरण तो बोल सकते हैं, लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? ये रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है।
अंतर क्या है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन 2 नंबर में जो दिया गया है ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें एक चर नहीं है, 2 चर। अभी स्पष्ट है सभी बच्चों को? सर घात भी और चर भी दोनों एक होनी चाहिए किसमें? समीकरण में। हाँ देखिए, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो घात भी 1 होना चाहिए, चर भी एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो घात 2 होना चाहिए और चर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो वहां पे क्या होगा कि घात एक ही रहेगा, चर 2 हो जाएगा। जैसे समझिएगा, मैं यहां लिख दूं x प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर 5, एक मिनट रुक जाइए, 5 इक्वल टू 0। तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा। क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? ये रैखिक ही नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है। अगर इसका घात मैं 1 कर देता हूं तब ये हो जाएगा एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के लिए फिक्स है कि घात तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर एक चर वाला है तो एक चर होगा, 2 चर वाला है तो 2 चर होगा। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर एक चर वाला है तो सिर्फ एक चर रहेगा, लेकिन रैखिक है तो घात हमेशा 1 रहेगा। रैखिक का मतलब याद रखिएगा हमेशा घात 1। जब भी रैखिक आएगा तो याद रखिएगा घात 1। और जैसे पूछेगा 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो अगर 1 वेरिएबल है तो एक चर वाला। रैखिक समीकरण तो है एक चर वाला, अगर रैखिक समीकरण है तो 2 चर वाला, तो इसमें 2 चर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, रैखिक समीकरण एक चर वाला भी होता है, 2 चर वाला भी होता है, 3 चर वाला भी होता है, कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, लेकिन रैखिक समीकरण का नियम यही है कि घात तो 1 ही रहेगा, कितना भी चर हो घात 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ना, 2 नंबर में ये रैखिक समीकरण तो है 2 चर वाला, बात समझ में आया, लेकिन घात अभी 1 ही है, घात अभी भी 1 ही है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण तो आप लोग समझ गए, रैखिक समीकरण तो आप लोग समझ गए कि चर जो है कितना भी हो सकता है। जैसे 2 से ज्यादा है तब भी रैखिक समीकरण में x प्लस वाई प्लस जेड लिख दूं बराबर 0, तब भी ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इनका पावर जो है 1 है, इनका पावर जो है 1 है, घात जो है 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। लेकिन अगला टॉपिक है आपका कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का यहाँ सीधा सा मतलब क्या है कि केवल एक ही चर हो और चर की घात भी 1 हो। ठीक है, और दोनों पक्षों के बीच में यानी कि बाया और दाया के बीच में क्या हो? इक्वल का साइन हो, तभी हम उसे समीकरण कहेंगे। यानी केवल एक ही चर हो, जैसे x हो गया, चर की घात भी 1 है तो 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दें। तो ये क्या है? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं इसका पावर भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है, तो एक घात भी 1 है और चर भी सिर्फ x ही है और इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। बात समझ में आया? ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को अगर याद रखना है तो याद रखिएगा केवल एक ही चर होना चाहिए, चर की घात भी सिर्फ 1 होना चाहिए और दोनों पक्षों के बीच में बाया और दाया के बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। ठीक है, आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, थोड़े और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे यहां देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे चर भी x है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे चर की पावर कितनी है? 2 है। तो आप बताइए क्या ये रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा, ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो है 2 हो गई। इसी प्रकार अगर बात करें 2y माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 7, क्या ये रैखिक समीकरण होगा? तो आप कहेंगे कि यस सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे y का घात भी 1 है, y का घात भी 1 है, अब चर भी सिर्फ एक ही है y, चर भी सिर्फ एक ही है y और इक्वल का साइन भी है। तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण होगा 1 वेरिएबल में, एक चर वाले में। ये भी एक चर वाले में रैखिक समीकरण होगा। लेकिन क्या है? y प्लस जेड इक्वल टू 5, क्या ये रैखिक समीकरण इन 1 वेरिएबल होगा? आप कहेंगे नहीं, ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक चर में नहीं है, 2 चर में, y और z।
तो ये दो चर हो गए, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण 1 है और 2 है, बाकी ये दोनों एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आया चारों में क्या अंतर है? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है, एकदम आसान है, मुश्किल नहीं लगाना कहीं पे भी। चलिए एक सवाल पूछता हूं, आपको आंसर करना है। एक सवाल है और आपको उसका आंसर करना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण x माइनस 1 इक्वल टू 2, 2y माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 7, ये दोनों जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और ये दोनों एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ये नहीं है। बात समझ में आया? अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण को पहचानना है, ठीक है? ऑप्शन देखिएगा, ए बी सी डी। x प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक ऑप्शन और ले लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? सिर्फ एक ही आंसर सही है, ठीक है? कुछ बच्चे 2-3 आंसर कर रहे हैं, सिर्फ एक ही आंसर सही है। ध्यान से कीजिए, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से आराम से कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया है। एक बात बताइए, जब इसकी घात 2 है तो अब तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है रैखिक समीकरण में घात हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये तो गया। यहाँ पे तो इक्वल का साइन ही नहीं है, तो ये समीकरण ही नहीं है। जब इक्वल का साइन ही नहीं है तो ये तो समीकरण ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे घात 3 हो गया, तब तो ये रैखिक समीकरण रहा ही नहीं, क्योंकि घात हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 2 चर हो गया, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, बल्कि ये 2 चर वाला है। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और हमें पूछना है एक चर वाला, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट है। ऑप्शन ई में देखिए चर भी एक है, इसकी घात भी एक है, और इक्वल का साइन भी है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। क्लियर है? ऑप्शन ई जो है x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर भी एक है, घात भी एक है, इक्वल का साइन भी है, ठीक है? इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको क्लासेस डेली करना है और समय से करना है।